नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। देखिए, आप लोग को हम होल्डिंग कंपनी पढ़ा रहे हैं। होल्डिंग कंपनी, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ होल्डिंग कंपनी। पिछले क्लास में हम बताए थे कि होल्डिंग कंपनी क्या है और सब्सिडरी कंपनी क्या है। अब एक्चुअली में इसे बनाया क्या जाता है, इसमें कैलकुलेशन क्या किया जाता है, इसमें प्रिपेयर क्या किया जाता है। इसमें कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट प्रिपेयर किया जाता है, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाया जाता है। पिछले क्लास में हम बतलाए थे कि ये हम लिमिटेड है, हम लिमिटेड है, और ये है तुम लिमिटेड, तुम लिमिटेड। ये हम लिमिटेड है, ये तुम लिमिटेड है। हम लिमिटेड क्या किया, तुम लिमिटेड का 51% और मोर देन 51% शेयर को परचेज कर ले रहा है। हम लिमिटेड तुम लिमिटेड का मोर देन 51% शेयर को परचेज कर ले रहा है, तो हम लिमिटेड होल्डिंग कंपनी हो गया और तुम लिमिटेड सब्सिडरी कंपनी हो गया। जब हम लिमिटेड तुम लिमिटेड का मोर देन 51% शेयर को जो परचेज करता है, तो होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी का भी ऑनरशिप प्राप्त कर लेती है, यानी कि उस तुम लिमिटेड कंपनी का भी मालिक होल्डिंग कंपनी हो जाती है। तो हम लिमिटेड का एक बैलेंस शीट है, एक तुम लिमिटेड का बैलेंस शीट है। दोनों बैलेंस शीट अब मिला के नया बैलेंस शीट को बनाया जाता है, उसको बोलते हैं कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, बैलेंस शीट, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। इसको हम लोग बोलते हैं मिश्रित चिट्ठा, मिश्रित आर्थिक चिट्ठा, आर्थिक चिट्ठा, मिश्रित आर्थिक चिट्ठा कहते हैं। लेकिन कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाने से पहले कुछ कैलकुलेशन करना पड़ता है। वो सारा कैलकुलेशन पहले हम लोग करते हैं, उसके बाद फिर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाया जाता है। आखिर वो कैलकुलेशन है क्या, इसके विषय में जानेंगे हम लोग। सबसे पहले, अगर हम आपके कंपनी का शेयर हम खरीद रहे हैं, हम आपके कंपनी का 51% शेयर खरीद रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि हम आपको कुछ ना कुछ कंसिडरेशन दिए होंगे, कुछ ना कुछ प्रतिफल हम आपको दिए होंगे, कुछ ना कुछ पैसा प्राइस दिए होंगे आपको हम। तो सबसे पहले मान लिया जाए कि आपका शेयर का वैल्यू 80,000 है और हम आपके कंपनी का शेयर 1 लाख में खरीद रहे हैं, तो हम जो एक्सीड अमाउंट आपको दे रहे हैं वो आपका गुडविल है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी कंडीशन हो सकता है कि आपका शेयर का वैल्यू 1 लाख रुपया है और हम आपको कंसिडरेशन 80,000 रुपया दे रहे हैं, तो 20,000 जो हम आपको कम दे रहे हैं वो कैपिटल रिजर्व होता है। तो हम लोग गुडविल या कैपिटल रिजर्व को फाइंड करते हैं, उसको ढूंढते हैं, उसको कैलकुलेट करते हैं। तो उसके लिए कैलकुलेशन क्या होता है, सबसे पहले कंसीडरेशन ऑफ शेयर, कंसीडरेशन ऑफ शेयर। आपके कंपनी का शेयर मान लीजिए हम 1 लाख रुपया में खरीदे, वो लिख देंगे लेस शेयर वैल्यू, शेयर वैल्यू ऑफ सब्सिडरी कंपनी। आप सब्सिडरी कंपनी हैं, आपका हम शेयर वैल्यू जानना चाहेंगे, आपका शेयर का वैल्यू कितना है। तो सबसे पहले शेयर इन शेयर कैपिटल, शेयर इन शेयर कैपिटल, शेयर इन शेयर कैपिटल, आपका शेयर कैपिटल कितना है। शेयर इन जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व, आपका जनरल रिजर्व कितना है। शेयर इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, आपका प्रॉफिट एंड लॉस पी में फॉर प्रॉफिट में आपका टोटल हिस्सा कितना है। मान लिया जाए आपका जो भी शेयर का वैल्यू है ये आया 80,000, 80,000 मान लीजिए शेयर का वैल्यू आया, 80,000 रुपये आपका शेयर का
वैल्यू आया और हम आपको 1 लाख में परचेज कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसको माइनस करेंगे, ये प्लस में आंसर आ रहा है। 1 लाख रुपया में से 80,000 घटाएंगे, ये प्लस में आया, तो इसको गुडविल बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा इसको? गुडविल। कहने का मतलब हम आपका कंपनी का शेयर 1 लाख रुपया में खरीदें, लेकिन आपका शेयर वैल्यू हुआ 80,000 रुपया, तो 1 लाख में 80,000 घटाएंगे तो 20,000 प्लस में आ रहा है, तो ये गुडविल हो जाएगा। लेकिन मान लिया जाए कि आपका शेयर का वैल्यू 1,20,000 रुपया है और हम आपको 1 लाख रुपया में खरीद रहे हैं, तो यहाँ पे माइनस में 20,000 आ जाएगा। और ये 20,000 रुपया जो माइनस में जब आएगा तो इसको हम लोग कैपिटल रिजर्व कहेंगे। क्या कहेंगे? कैपिटल रिजर्व। इसको हम लोग बोला जाएगा कैपिटल रिजर्व। थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग रुकेंगे, थोड़ा सा हम एक चीज बतलाने जा रहे हैं आप लोग को। प्री एक्विजिशन पीरियड और पोस्ट एक्विजिशन पीरियड, इसके विषय में थोड़ा सा हम बता रहे हैं क्या होता है। प्री एक्विजिशन पीरियड और पोस्ट एक्विजिशन पीरियड को ध्यान से समझना है, क्योंकि होल्डिंग कंपनी में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, प्री एक्विजिशन पीरियड, सब्सिडरी कंपनी ने जो वर्क किया, सब्सिडरी कंपनी ने जो वर्क किया, जितना पीरियड, वर्क पीरियड, सब्सिडरी कंपनी का वर्क पीरियड कहलाता है प्री एक्विजिशन पीरियड। और होल्डिंग कंपनी का होल्डिंग कंपनी का वर्क पीरियड कहलाता है पोस्ट एक्विजिशन पीरियड कहलाता है। अब इसको समझेंगे कैसे हम लोग। देखिए, मान लिया जाए कि आपका कंपनी फाइनेंशियल ईयर में चलता है, फाइनेंशियल ईयर, आपका कंपनी फाइनेंशियल ईयर चलता है। फाइनेंशियल ईयर यानी 1 अप्रैल 2024 से अगर जा रहा है तो 31 मार्च 2025 तक जाएगा। ये फाइनेंशियल ईयर है। 31 मार्च 2025 को ईयर क्लोज होगा। आपका कंपनी का शेयर हम 1 जुलाई को खरीद लिए। आपके कंपनी का शेयर हम 1 जुलाई 2024 को खरीद लिए। तो आपने कितना महीना काम किया? आप सब्सिडरी कंपनी है, आपने अप्रैल काम किया, अप्रैल, मई और जून, आपने 3 महीना काम किया, क्योंकि 1 जुलाई को तो आपका कंपनी का 51% शेयर हमने परचेज कर लिया। तो उसके बाद तो हम काम करेंगे ना, उसके बाद तो वर्क पीरियड मेरा होगा, वो मेरे काम करने का समय आ जाएगा। आपने कितना समय काम किया? आपने 3 महीना काम किया, तो आपका प्री एक्विजिशन पीरियड 3 मंथ हुआ। लेकिन आपका और हम कितना काम किए? 12 महीना में 3 महीना आपने काम किया, तो 9 महीना तो हम काम किए, 9 मंथ हम काम किए। लेकिन मान लिया जाए कि आपका कंपनी का शेयर हम 1 अप्रैल को ही खरीद लेते हैं, साल का पहला दिन ही आपका कंपनी को हम खरीद लेते हैं, तो आपने तो कुछ भी नहीं काम किया, आपने कोई काम नहीं किया आपने। तो आपका प्री एक्विजिशन पीरियड आपका 0 मंथ हो जाएगा और मेरा पोस्ट एक्विजिशन पीरियड क्या हो जाएगा? 12 मंथ हो जाएगा। लेकिन मान लिया जाए कि आपके कंपनी का शेयर हम एकदम वर्ष के अंत में 31 मार्च 2025 को आपका कंपनी का हम शेयर खरीदे हैं, तो सालों भर आपने काम किया है, तो प्री एक्विजिशन पीरियड क्या हो जाएगा? 12 मंथ और पोस्ट एक्विजिशन पीरियड हो जाएगा 0 मंथ। हमने 1 भी महीना काम नहीं किया। तो पोस्ट एक्विजिशन पीरियड और प्री एक्विजिशन पीरियड आप लोग को लगता है समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम यहाँ पे, तो ये कैलकुलेशन करने का अगर प्लस में आता है तो ये गुडविल होगा, माइनस में आएगा तो ये कैपिटल होगा। इसके बाद कैलकुलेशन निकाल करते हैं हम लोग कॉन्सोलिडेटेड जनरल रिजर्व। कॉन्सोलिडेटेड जनरल रिजर्व, देखिए जनरल रिजर्व होता क्या है पहले जानिए। जनरल रिजर्व को हिंदी में सामान्य संचय कहते हैं। सामान्य संचय कहते हैं। क्या है ये सामान्य संचय?
मान लीजिए कि आपके पिताजी जो पैसा कमा के आते हैं, मान लीजिए 20,000 कमा के आए महीने का, तो पूरा 20,000 खा पी के उड़ा देते हैं कि कुछ 2-3 हजार रुपये घर में बर बीमारी के लिए बचा के रखते हैं कि कभी काम आएगा। तो उसी तरह हर कंपनी कुछ पैसा सेव करके साइड में रखती है कि कभी भी जरूरत पड़ेगा तो उस पैसे को यूज किया जाएगा, वो जनरल रिजर्व है। तो जाहिर सी बात है, हम एक कंपनी है, हम लिमिटेड कंपनी है, तो मेरा अपना रिजर्व तो बचाया हुआ पैसा रहेगा ही, और आप है तुम लिमिटेड कंपनी, तो आपका भी कुछ पैसा बचाया हुआ कुछ होगा। तो दोनों में बचा, मतलब अब नया बैलेंस शीट बनेगा तो उसमें कितना जनरल रिजर्व दिखाएंगे, तो मेरा वाला तो पूरा जनरल रिजर्व दिखाया जाएगा, और आप में आपका जनरल रिजर्व में से अगर हमको कुछ मिलता है तो उसको भी दिखाया जाएगा बैलेंस शीट। मान लिया जाए कि आपने साल आपका जैसे यहाँ पे बताया 3 महीना आपने काम किया, मान लिया जाए कि यहाँ पे जनरल रिजर्व आपका जनरल रिजर्व GR मतलब जनरल रिजर्व आपका 12,000 था, तो 12,000 एक साल का था, तो आपने तो 3 महीना काम किया, तो आपका तो 3,000 रुपया इसमें से होगा। 12 महीना का 12,000 जनरल रिजर्व आपने सेव किया है, तो 12,000 में 3 महीना आपने काम किया तो 3,000 आपका हुआ, बाकी 9,000 तो मेरा ना हो जाएगा। 9 महीना तो हम काम किए, तो हम तो अपना जनरल रिजर्व लिखेंगे ही, बाकी आप में से भी लिखेंगे। देखिए सबसे पहले जनरल रिजर्व ऑफ होल्डिंग कंपनी का जो जनरल रिजर्व है तो होगा ही, लिखा ही जाएगा, प्लस शेयर इन सब्सिडरी कंपनी जनरल रिजर्व। मेरा जनरल रिजर्व जो है सो लिखेंगे ही, और आपके जनरल रिजर्व में अगर कुछ हमको हिस्सा मिला है, शेयर मिला है, तो दोनों जोड़ के ये जो आएगा इसी को बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा, न्यू बैलेंस शीट में, जो कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट होगा। अब बनाएंगे हम कॉन्सोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कॉन्सोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कॉन्सोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए सबसे पहले प्रॉफिट ऑफ होल्डिंग कंपनी, हम होल्डिंग कंपनी है, मेरा प्रॉफिट तो पूरा लिखा जाएगा, हमने जो प्रॉफिट कमाया है, प्लस सब्सिडरी कंपनी, आपका जो कंपनी जो प्रॉफिट कमाया है, उस प्रॉफिट में से अगर हमको कुछ हिस्सा मिल रहा है, कुछ शेयर मिल रहा है, तो उसको भी लिखा जाएगा, तो प्लस शेयर इन सब्सिडरी कंपनी प्रॉफिट, शेयर इन सब्सिडरी कंपनी प्रॉफिट, दोनों जोड़ के यहां पे लिखा जाएगा। इतना करने के बाद माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकाला जाएगा, माइनॉरिटी इंटरेस्ट क्या होता है, सुनिए ध्यान दीजिए। मान लिया जाए आपका एक कंपनी है, आप तुम लिमिटेड है, हम लिमिटेड है, हम आपके कंपनी का 80% शेयर खरीदें, हम आपके कंपनी का 80% 80% शेयर खरीद दिए, लेकिन आपके घर का एक सदस्य था जिसके पास 20% शेयर था, वो अपना शेयर नहीं बेचा है, वो तो वो अपना तो हक मांगेगा ना। हम आपके कंपनी का 80% शेयर खरीदे हैं, तो 80% शेयर खरीदे, अच्छी बात है, हम आपके कंपनी का मालिक बन गए, हम उसको अपने कंट्रोल में ले लिए, लेकिन जो अपना हक नहीं बेचा है, जो अपना 20% शेयर नहीं बेचा है, वो तो अपना हिस्सा मांगेगा ना, कि भाई हम तो अपना हिस्सा नहीं ना बेचे हैं, वो अपना हिस्सा मांगेगा, तो उसको बोलते हैं माइनॉरिटी इंटरेस्ट। तो वो सब चीज में हिस्सा मांगेगा, वो शेयर कैपिटल में भी मांगेगा, रिजर्व में भी मांगेगा, प्रॉफिट में भी मांगेगा, सब में से अपना हिस्सा मांगेगा। तो शेयर इन माइनॉरिटी इंटरेस्ट, जैसे मान लीजिए आपका 100% में हमने 80% शेयर खरीदा, 20% शेयर नहीं खरीदा। ऐसा भी हो सकता है कि हम आपका कंपनी का 100% शेयर खरीद लिए। अगर हम आपका कंपनी का 100% शेयर खरीद लिए हैं तो ये माइनॉरिटी इंटरेस्ट का कैलकुलेशन नहीं होगा। लेकिन मान लिया जाए कि आपका कंपनी का 80% शेयर खरीदे हैं, तो जो व्यक्ति अपना 20% हिस्सा नहीं बेचा है, वो अपना हक तो मांगेगा ना, तो उसको हक देना पड़ेगा उसका हमको। तो शेयर इन सब में हिस्सा मिलेगा उसको, शेयर इन
शेयर कैपिटल, शेयर इन शेयर कैपिटल प्लस शेयर इन जनरल रिजर्व, सब में से 20% ये लेगा, जनरल रिजर्व में से भी 20% लेगा। शेयर इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में भी हिस्सा लेगा। ये माइनरी इंटरेस्ट हो गया। इतना कैलकुलेशन करने के बाद हम लोग कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाते हैं। तो कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट कैसे बनाया जाएगा तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, प्रसन्न रहें। देखिए, सबसे पहले आप लोग को जितना बतलाया जा रहा है एक एक पॉइंट पे आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। एक एक पॉइंट ध्यान में रखिएगा तभी आप लोग को समझ में आएगा, क्योंकि होल्डिंग कंपनी का एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको बढ़िया से देखिए, बढ़िया से समझिए। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, अगले